इतिहास में ना कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर में लिखे नंबर नहीं होती। वो साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने की कहानी कहती हैं, पूरी पूरी पीढ़ियों की किस्मत लिख देती हैं। 14 जनवरी 1761 एक ऐसी ही तारीख थी। ये वो दिन था जब पानीपत की सर्द जमीन दो जबरदस्त सेनाओं के खून से लाल होने वाली थी, और इस एक दिन की लड़ाई आने वाले 200 सालों के लिए हिंदुस्तान का भविष्य तय करने वाली थी। ये सवाल इस पूरी लड़ाई के दिल में है। ये सिर्फ दो फौजों की टक्कर नहीं थी, नहीं, ये दो सोच, दो ख्वाहिशों और हिंदुस्तान पर राज करने के दो अलग अलग सपनों का टकराव था। और इस एक दिन का नतीजा ऐसा निकला जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए, इस जंग की कीमत सिर्फ जमीन या सत्ता से नहीं चुकाई गई, इसकी असली कीमत चुकाई गई इंसानी जानों से। 1 लाख, सोचिए, 1 लाख से भी ज्यादा जाने। इस नंबर की भयावहता को समझने के लिए ना एक पल रुकना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 18वीं सदी की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक का सबूत है, जहां कुछ ही घंटों के अंदर सैनिक तो सैनिक, आम नागरिकों का भी बेरहमी से कत्लेआम हुआ। सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? कौन थी वो ताकतें जो इस भयानक टकराव की तरफ बढ़ रही थीं? चलिए समझते हैं। इस लड़ाई की जड़ें असल में 18वीं सदी के भारत के उस उथल-पुथल भरे माहौल में है। ये वो दौर था जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, और उसकी राख से नई ताकतें जन्म ले रही थीं, और हर कोई चाहता था कि सत्ता उसी के हाथ आए। तो हुआ ये कि 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद वो महान मुगल साम्राज्य, जिसने लगभग पूरे देश पर राज किया था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। दिल्ली में बादशाह तो थे, लेकिन उनकी हुकूमत लाल किले के दीवारों के बाहर खत्म हो जाती थी। इस खालीपन को, इसी पावर वैक्यूम ने दूसरी ताकतों के लिए मैदान खुला छोड़ दिया। और इस रेस में सबसे आगे निकल गए मराठे। दक्कन से उठी ये ताकत अपने प्रधानमंत्रियों यानी पेशवाओं के नेतृत्व में बिजली की तेजी से उत्तर भारत की तरफ फैली। 1750 आते आते उनका असर दक्षिण से लेकर पंजाब तक था, और उनका लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं था, वो पूरे हिंदुस्तान पर भगवा झंडा फहराना चाहते थे। लेकिन मराठों के इस सपने के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा था। उत्तर पश्चिम से अफगानिस्तान का खूंखार शासक अहमद शाह अब्दाली भी भारत की दौलत और दिल्ली के तख्त पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। तो बस स्टेज सेट हो चुका था। दो विशाल साम्राज्य, दो बड़े नेता, और दिल्ली पर कब्जे के लिए एक ऐसी जंग जो होनी ही थी। जानते हैं, जंग सिर्फ मैदान में हथियारों से नहीं जीती जाती। असली जंग तो बंद दरवाजों के पीछे कूटनीति की बिसात पर लड़ी जाती है। और इतिहास गवाह है कि इसी मोर्चे पर मराठों से एक ऐसी भूल हुई जिसने पानीपत में उनकी हार की कहानी पहले ही लिख दी थी। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी परेशान करता है। सोचिए, मराठे एक विदेशी हमलावर से अपनी ही जमीन बचाने के लिए लड़ रहे थे, फिर भी उत्तर भारत की कोई बड़ी ताकत, न राजपूत, न जाट, न ही सिख, कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। क्यों? इसका जवाब मराठों की अपनी ही नीतियों में था। उनकी विस्तारवादी और भारी टैक्स वसूलने की आदत ने उनके दोस्तों को ही उनसे दूर कर दिया। राजपूतों से उनके अंदरूनी मामलों में दखल देकर दुश्मनी मोल ली, जाटों के इलाकों में लूटपाट की, और सिखों को पंजाब जीतने में मदद के बाद भी उनका हक नहीं दिया। नतीजा, सबने मराठों पर से भरोसा खो दिया। तो हुआ ये कि जहां मराठे अपनी ही धरती पर एकदम अकेले पड़ गए, वहीं अब्दाली एक शातिर डिप्लोमेट निकला। उसने धर्म का पत्ता खेला और मराठों से नाराज भारतीय मुस्लिम शासकों जैसे रोहिलाओं और अवध के नवाब को अपने साथ मिला लिया। ये मैदान में उतरने से पहले ही अब्दाली की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो अब दोस्तों से दूर और दुश्मनों से घिरी अकेली मराठा सेना युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ रही थी। पर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि किस्मत उनके लिए एक और भी ज्यादा खतरनाक जाल बिछा रही थी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे धीरे धीरे मराठों के चारों तरफ फंदा कसता गया। अगस्त 1760 में दिल्ली जीती, अक्टूबर में कुंजपुरा में भी जीत मिली, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी अब्दाली ने अपना मास्टर स्ट्रोक चलाया। उसने चुपके से यमुना नदी पार की और मराठों की सप्लाई लाइन काट की। अचानक विशाल मराठा सेना, जिसमें सैनिक, उनके परिवार सब शामिल थे, पानीपत में कैद हो गई। धीरे धीरे खाना खत्म होने लगा और पूरे कैंप पर भूखमरी का साया मंडराने लगा। 2 महीने की घेराबंदी के बाद मराठा कैंप एक जीता जागता नर्क बन चुका था। सैनिक और उनके घोड़े भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। आखिरकार मराठा सरदारों का सब्र टूट गया। उन्होंने अपने सेनापति सदाशिवराव भाऊ से कहा, हम या तो अभी लड़ेंगे या यहाँ बैठे बैठे भूख से मर जाएंगे। इसी हताशा और मजबूरी में 14 जनवरी की सुबह मौत से दो हाथ करने का फैसला लिया गया। और फिर वो सुबह आई, 14 जनवरी 1761, मकर संक्रांति का पावन दिन। लेकिन इस दिन सूरज की किरणें कोई त्योहार नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक की गवाह बनने वाली थी। मैदान पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ मराठों की ताकत थी, उनकी तोपें, इब्राहिम खान गार्दी की भारी जबरदस्त तोपें, तो दूसरी तरफ अब्दाली की ताकत थी, उसकी फुर्ती।
उसके पास न सिर्फ बेहतरीन घुड़सवार थे, बल्कि जंबूरक नाम की ऊंट पर लगी छोटी छोटी तोपें भी थीं, जो मैदान में कहीं भी तेजी से हमला कर सकती थीं। सुबह करीब 9 बजे मराठा तोपों ने आग उगलनी शुरू की। इब्राहिम गार्दी के तोपखाने ने अफगान सेना के एक हिस्से पर ऐसा कहर बरपाया कि उनके पैर ही उखड़ गए। दोपहर तक तो ऐसा लग रहा था कि भूखे और हताश मराठे एक नामुमकिन सी दिखने वाली जीत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अहमद शाह अब्दाली घबराया नहीं। वो एक बहुत अनुभवी जनरल था। उसने अपनी सेना को संभाला और सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही मराठे जोश में आगे बढ़े, अब्दाली ने अपनी रिजर्व सेना और जंबूरकों को मराठों के बीचों बीच हमला करने के लिए भेज दिया। ये एक जानलेवा चाल थी। और फिर दोपहर के करीब 2 बजे वो हुआ जिसने जंग का पासा ही पलट दिया। पेशवा के बेटे मराठा साम्राज्य के वारिस युवा विश्वासराव को एक आवारा गोली सीधे माथे पर आ लगी। वो वहीं ढेर हो गए। ये सिर्फ एक राजकुमार की मौत नहीं थी, ये मराठा सेना के दिल पर लगा एक तीर था। अपने भतीजे को मरता देख सेनापति सदाशिवराव भाव गुस्से और गम में अपना आपा खो बैठे। वो हाथी से उतरे और आम सैनिकों की तरह लड़ने लगे। लेकिन जैसे ही सेना ने उनके हाथी को खाली देखा, एक अफवाह फैल गई। सेनापति मारे गए। बस फिर क्या था? बिना लीडर के हतोत्साहित और घबराई हुई मराठा सेना में भगदड़ मच गई। जो जहां था वहीं से भागने लगा। लड़ाई तो खत्म हो चुकी थी, पर असल कत्लेआम तो अब शुरू होना था। हार के बाद जो हुआ वो लड़ाई की क्रूरता से भी कहीं ज्यादा भयानक था। 40,000 ये संख्या उन बदनसीबों की है जिन्हें अगले दिन सुबह बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। अब्दाली की जीती हुई सेना ने भागते हुए मराठा सैनिकों और उनके साथ आए आम लोगों का पीछा किया। जो भी हाथ लगा उसे बंदी बना लिया गया और लड़ाई के अगले दिन लगभग 40,000 कैदियों को एक एक करके ठंडे खून में मार दिया गया। पानीपत का मैदान मीलों तक सिर्फ लाशों से पटा हुआ था। इस एक दिन के नरसंहार ने उत्तर भारत का सियासी नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इतिहास की विडंबना देखिए, इस लड़ाई के नतीजे वैसे बिल्कुल नहीं निकले जैसी किसी ने उम्मीद की थी। और यही इस जंग का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। अहमद शाह अब्दाली जो जीता, वो अपनी जीत का जश्न भी नहीं मना सका। उसकी अपनी ही सेना में बगावत हो गई और उससे सब कुछ छोड़कर वापस अफगानिस्तान लौटना पड़ा। दिल्ली का तख्त एक बार फिर खाली रह गया। तो सवाल ये है कि इस खालीपन को भरा किसने? इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया सिख मिसलों ने, जिन्होंने पंजाब पर अपना कंट्रोल जमा लिया। जाट और राजपूत भी आजाद हो गए। मराठे 10 साल बाद दिल्ली वापस तो आए, लेकिन उनकी पूरी एक पीढ़ी पानीपत में खत्म हो चुकी थी। उनका पूरे भारत पर राज करने का सपना हमेशा के लिए टूट चुका था। और अब हम इस कहानी के सबसे जरूरी और चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। अगर मराठे हार गए और जीतने वाला अब्दाली भी नहीं टिक पाया, तो फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई का असली विजेता था कौन? ये सवाल हमें पूरे घटनाक्रम को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने पर मजबूर करता है। लड़ाई तो पानीपत में मराठों और अफगानों के बीच हुई, लेकिन इसका फायदा किसी ऐसे तीसरे खिलाड़ी ने उठाया जो उस दिन मैदान में मौजूद तक नहीं था। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य ही वो अकेली भारतीय ताकत थी जिसमें पूरे देश को एक साथ रखने और किसी भी विदेशी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत और क्षमता थी। पानीपत की हार ने उस ताकत की कमर हमेशा के लिए तोड़ दी। पानीपत का असली विजेता जो वहां मौजूद नहीं था, वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर के खत्म हो जाने से अंग्रेजों के लिए भारत पर कब्जा करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। पानीपत ने एक ऐसा पावर वैक्यूम बना दिया जिसे भरने के लिए ब्रिटिश तेजी से आगे बढ़े और अगले 50 सालों में लगभग पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर 14 जनवरी 1761 का नतीजा कुछ और होता, अगर उस दिन मराठे जीत जाते, तो क्या आधुनिक भारत की कहानी कुछ और होती? क्या 200 साल की गुलामी का वो काला अध्याय कभी लिखा जाता? ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक दिन, एक लड़ाई, एक हार, एक पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत लिख सकती है।